दोस्तों अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस सब्सिडियरी पढ़ेंगे। और इसमें अगर आपके भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो इन तमाम चीज़ों में आपको इसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। जो आज का टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिए। तो मैंने इसके ऊपर कल दो वीडियो बना लिया, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। लेकिन मैं पार्ट 3 में भी आपको कुछ कुछ बातें रिपीट कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप इससे कनेक्ट हो जाए। देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ही वॉज सच अ ग्रेट मैन इन द इंटायर इंडिया में सबसे ग्रेट अगर पूछा जाए तो मेरा फेवरेट है सबसे भीमराव अंबेडकर। क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे, निम्न जाति में पैदा हुए और उस मुकाम तक पहुंच गए जहां तो लोगों का सपना होता है, जहां लोग पहुंचते भी नहीं हैं। ये उस समय के अछूत जनजाति में पैदा हुए। अछूत मतलब जिसे हम छू ना सके, छुएंगे तो हमें पाप चढ़ जाएगा, ऐसा मान्यता था उस समय के प्रकांड ब्राह्मणों का। जो ऊंची जाति के लोग थे वो मानते थे कि महार जाति, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, महार जाति, ये जाति के महार थे। और महार जाति अछूत होते थे। क्या होते थे? अछूत में भी भयंकर अछूत होते थे। ध्यान दीजिए इधर। तो क्या होता था, ध्यान दीजिए इधर, कि अछूत इतना बड़ा अछूत, मान लो कि मैं अगर महार जाति का हूं, अगर मेरा शैडो भी अगर किसी आदमी पर जाए तो वो आदमी अपने आप को अशुद्ध मानता था, अशुद्ध हो गया, नहाना पसंद करता था। कि उस आदमी का छाया मुझ पे पड़ गया तो इतना ज्यादा कास्टिज्म, जाति पाति लोगों के दिमाग में भरा हुआ था कि लोग पानी को भी छुआछूत मानते थे कि फलाना कास्ट का है, उसने छू दिया तो पानी अस्वस्थ हो गया, पानी अशुद्ध हो गया। अच्छा, जिस रोड पे चलता था इनके लिए इतनी ज्यादा पाबंदी थी, आप जान के आपको आश्चर्य लगेगा क्या सिस्टम था। ध्यान दीजिए, रोड पर इनको, इन महार जाति के लोगों को कहा जाता था कि तुम सभी पांव में झाड़ू बांध के चलो, क्योंकि तुम जिस रोड पे पांव रखोगे वो रोड को तुम अपवित्र कर दोगे और अशुद्ध कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो इसीलिए तुम झाड़ू लगा के चलो। जब तुम चलोगे तो झाड़ू बहराएगा, तो उससे तो वो अशुद्ध जो किए हो शुद्ध होते जाएगा, उस पर फिर हम लोग पांव रखेंगे। ऐसा बड़े जाति जैसे सिंह हुआ, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, शर्मा हुआ, वर्मा हुआ, इन तमाम जाति जो मतलब तमाम जाति जो है उन सभी वो मानते थे। और ये एक्चुअली महार जाति जो है वो एससी में आता है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे 3-4 प्रकार की जाति होती है। एक होता है ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। एससी का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट। एसटी का फुल फॉर्म शेड्यूल ट्राइब। यूआर, जैसे मैं यूआर में हूं, अनरिजर्व्ड, मैं जनरल हूं, यानी मैं ब्राह्मण हूं, यानी मैं किसी जाति से नहीं हूं, मतलब मेरा जाति जो है अनरिजर्व है, मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है। तो मैं आऊंगा यूआर में। किसमें आऊंगा? यूआर में। मुझे कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली भी देते हैं। कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एब्यूज करते हैं। क्यों एब्यूज करते हैं? इसके पीछे रीजन है। ये मानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ही रिजर्वेशन का सिस्टम लाए, आरक्षण का सिस्टम लाए, जो कि गलत है। खास करके ब्राह्मण जाति के लोग या उच्च जाति के लोग रिजर्वेशन को बार बार हर बात पर अगर नहीं पास कर पाते तो बोलते रिजर्वेशन है, मैं पास नहीं कर पाया, और हमेशा इनको दिल खोल के गाली देते हैं आजकल। लेकिन ये गाली देना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बढ़िया से नहीं जान। जो लोग गाली देते हैं इनको, इसका मतलब है कि भीमराव अंबेडकर के मूल मतलब जो आरक्षण दिया गया उसके पीछे लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों लॉजिक दिया गया? जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जान लेंगे तो आप वो शब्द वापस करने का मन करेगा आपको, क्योंकि इतने महान शख्सियत थे। हाँ, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन का सिस्टम इन्होंने लागू किया। आई एक्सेप्ट ही हैज गिवन द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशंस की व्यवस्था किया, बट ओनली फॉर 10 ईयर्स।
रिजर्वेशन जो था बच्चों, आपको जान के ऐसा लगेगा सिर्फ 10 सालों के लिए। इनका कहना था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, हम लोग 10 साल में इतना ज्यादा कुछ डेवलपमेंट कर देंगे कि रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजर्वेशन देना ही नहीं होगा, देना ही नहीं है। ठीक है, इनका पर्सनली मानना था, इनका पर्सनल व्यूज था रिजर्वेशन जस्ट फॉर ओनली 10 years। बट उन समय के पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंकिंग के लिए रिजर्वेशन को प्रत्येक 10 साल पर, डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, जो भी जाति नीचे थे उनको और ढकेल दिया गरीबी में, और उनको रिजर्वेशन वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और प्रत्येक 10 सालों पे एक्सटेंड करते गए। जैसे 47 से 1947 में 10 सालों के लिए दिए थे। इनका कहना था कि 10 साल में हम लोग इतना डेवलपमेंट कर देंगे, जो सबसे पीछे पायदान पे है, जो सबसे अंतिम मुख्यधारा में है ना, सबसे अंतिम में जो आदमी है, उसको इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि वो मुख्यधारा में आ सके, वो एक जो उच्च कोटि के लोग हैं उसके बराबर में आ सके, उससे मतलब मुकाबला कर सके, इतना उसमें पोटेंशियल भर देंगे, इतना हम लोग डेवलपमेंट कर देंगे। बट हमारे उस समय के राजनेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इसका परिणाम है कि अपने वोट बैंकिंग के लिए उसको एक वोट बैंकिंग की तरह ट्रीट किया, और उसको गरीब को गरीब ही रहने दिया, जो अंतिम पायदान पर है, जो गरीब है उसको गरीब ही रहने दिया, उसको कोई डेवलपमेंट नहीं किया। एससी को और एससी बना दिया, एसटी को और एसटी बना दिया, ओबीसी को और ओबीसी बना दिया, उसका डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं किया, बीजेपी भी यही कर रही है। मैं अगर बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है तो ये बेईमानी होगी, बीजेपी भी उससे बड़ी करप्ट पार्टी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक नंबर की करप्ट पार्टी है। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं, बट मैं वास्तविकता कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो या आईएनसी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी ने इन सभी को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, अपना अपना दलित को महादलित बना दिया और सबको बर्बाद करके चौपट करके रख दिया। तो देखिए 57 में प्लस 10 साल तो कितना हुआ बुआ, 1957। जब 1957 हुआ, ध्यान दीजिए, तो रिव्यू किया गया। इनसे पहले बड़े दुख की बात करें, 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई 1956 में। काश 57 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदा होते तो रिजर्वेशन को वहीं समाप्त कर देते। ठीक है, बट संजोग ऐसा था, इनको मैंने बताया था कल भी कि इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई। डायबिटीज एक डेंजरस डिजीज होता है जिसमें लोगों को आंख की रोशनी चली जाती है, लोग बेड पे सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, शरीर एकदम भारी होता है, ज्वाइंट में एकदम पूरा दर्द होता है और आपको कहीं भी उठने का भी हिम्मत नहीं होता है। तो इनको डायबिटीज से इनकी मृत्यु हो गई। तो 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिए, 6 दिसंबर 1956 की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और बच्चों मैंने बताया था उस वीडियो में और अभी बता देता हूं, इसीलिए 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। ध्यान दीजिए, महापरिनिर्वाण दिवस। आप बोलेंगे सर ये महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस। ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे सर ये महापरिनिर्वाण दिवस क्या? देखो, ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने अपना धर्म बदल दिया था। शुरू में ये हिंदू थे, बाद में वो हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिज्म को अपना लिए। गौतम बुद्ध से इनको प्यार हो गया। उन संजोग देखिए, 1956 में मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और यही कारण है दोस्तों कि इनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही हुआ। हिंदू धर्म की तरह इनका बड़ी जला नहीं गया। जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो बौद्ध के अकॉर्डिंग ही इनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार हुआ। इनका अंतिम संस्कार जो है बुद्धिज्म को अपना करके हुआ, और इन्होंने माना कि बौद्ध धर्म, हम जानते हैं कि सबसे अगर सब बेस्ट धर्म है तो बौद्ध धर्म, क्योंकि वहां पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उसमें कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म होती है। मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखेदारी का कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में। सबसे बेस्ट रिलीजन अगर कहा जाए तो बुद्धिज्म है, और इस दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। और उसका जो दाह संस्कार भी जो हुआ वो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही हुआ। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध की भी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। जब मृत्यु हुई तो उस घटना को कहते हैं निर्वाण, महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। देखिए ये फैक्ट है
कि गौतम बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80। ये फैक्ट याद रखना, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुअर का मांस खा गए थे और इनसे इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध का, समझे ना। वो अंत में एक गलती कर बैठे, अंत में एक सुअर का मांस जो होता है, सुअर जानते हो ना, वो मांस खा गए थे, इसमें उसको वहां प्रॉब्लम हो गया था पेट में, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कम आदमी जानते हैं इनके बारे में फैक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिलहाल हमारा टॉपिक है अभी आज का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसी पर हम अभी फोकस करेंगे, तो इसी को अभी जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में अलग से बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ जरा इंटरेस्टिंग समझिए, कितना महत्वपूर्ण बात है कि 6 दिसंबर को इनका डेथ हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चल बसे, ये स्वर्गवास हो चुके। ध्यान दीजिए, तो 6 दिसंबर को इसीलिए बच्चों हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस। पहला फैक्ट आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आप ले सकते एग्जाम्पल एसएससी में पूछा गया था ये सवाल कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं, और ये किस राजनेता, किस पॉलिटिकल लीडर, किस अर्थशास्त्री, ये अर्थशास्त्री भी थे हमारे, कौन, देखो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रीज, 8 भाषाओं का ज्ञान था इनके पास, 32 डिग्रीज। ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो पीएचडी किए थे, एमए किए थे, एमएससी किए थे, यानी साइंस एज वेल एज आर्ट्स दोनों की पढ़ाई किया था इन्होंने। इतनी टैलेंटेड आदमी शायद ही ऐसा कोई होगा। वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, प्रोफेसर भी थे, कर्मचारी भी थे, एक अच्छे इंसान भी थे। इतना सारा गुण एक इंसान में। देखो एमए से इन्होंने एमए किया, वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं। उस जमाने में, जिस जमाने में लोग मैट्रिक पास करना एक उस जाति के लिए, इन जाति के लिए, महाजाति के लिए, बहुत ब्राह्मण जाति भी अगर मैट्रिक कर ले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। उस जमाने में महाजाति होते हुए, अछूत जाति होते हुए उस जमाने में एमए किए, एमए ही नहीं एमएससी भी किए, एमएससी ही नहीं पीएचडी भी किए, पीएचडी ही नहीं लॉ की पढ़ाई भी किया, लॉ ही नहीं डीएससी भी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस। इतना ज्यादा, वो भी ये इंडिया के नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी से किए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी से किए, दो यूनिवर्सिटीज किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड मोस्ट, मतलब ये है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया एक स्टेट है अमेरिका का, 50 स्टेट है उसमें कोलंबिया है, ठीक है। और लंदन, इंग्लैंड का लंदन, जो विदेशों में पढ़ाई किया वो इन जाति, इसकी इसीलिए ये महान है। क्योंकि आजकल देख रहे होंगे आप लोग, इतना सारा देश मतलब इतना देश कितने दिन हो गए, क्या आज भी फैक्ट है क्या जो छोटी जाति के लोग होते इतना पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? जिनके पास पैसा होता पढ़ लेते हैं, बट जो कमजोर होते वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, तो इसलिए इनके पास 32 डिग्रियां, 8 भाषाओं का ज्ञान था। ध्यान दीजिए, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई और इसलिए बच्चों इन्हें हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। इनका जो डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान दीजिए, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल को। बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, 14 अप्रैल 1891, ध्यान दीजिए, 14 अप्रैल 1891 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जो हमारे कौन है भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इनका भी जन्म हुआ है 14 नवंबर को, ध्यान रखना, 14 नवंबर को जन्म हुआ है, लेकिन इनसे 2 साल बड़े, 1889 को, ठीक। देखो 2 साल बड़े, ये भी 14 नवंबर को मनाते हैं, इनका भी 14 अप्रैल को। तो लेकिन दोनों अलग अलग, आप अंतर ध्यान दीजिए। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं डॉक्टर कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो इस दिन को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। क्या मनाते हैं बच्चों? चिल्ड्रंस डे, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत प्यार था। ये आप अगर फोटो को अभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे तो यहाँ पे गुलाब फोटो चिपका देते, बच्चे इनको देते थे।
गुलाब फोटो को बच्चों से प्यार करके रखते थे। इसीलिए 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, और बात करते हैं 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे भी है। डायबिटीज डे, डायबिटीज मतलब एक बीमारी जो बताया जिनकी मृत्यु हो गई थी, भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु हो गई थी ना डायबिटीज से। तो डायबिटीज जिसे मधुमेह दिवस भी कहते हैं, डायबिटीज डे, मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाते हैं। आप ऐसे याद करना, बच्चे बहुत मिठाई खाते हैं और मिठाई में होता है चीनी, तो उससे ज्यादा चीनी खाओगे तो हो जाएगा डायबिटीज। तो तुम्हें दोनों चीज याद रहेगा। 14 नवंबर को कौन कौन दिवस? बाल दिवस, बोलो, बाल दिवस और डायबिटीज डे, दोनों हम लोग एक साथ मनाते हैं। याद हो गया? कंप्लीट हो गया? आपको क्लियर है? अब देखिए 14 अप्रैल को, चूंकि इतने सारे इनके पास डीएस डिग्री थे, चूंकि एमए किए थे, एमएससी किए थे, पीएचडी किए थे, लॉ पढ़ा था, डीएससी किया था, डॉक्टर ऑफ साइंस किया था, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस किया था, एमए मास्टर ऑफ आर्ट किया था, तमाम चीजों इनके पास डिग्री था। तो इसलिए वर्ल्ड नॉलेज डे मनाते हैं। वर्ल्ड नॉलेज डे, विश्व ज्ञान दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को बच्चों। और 14 अप्रैल को हम लोग, ध्यान दीजिए, समता दिवस भी मनाते हैं। कौन दिवस? समता दिवस। ध्यान दीजिए, समता दिवस मनाते हैं। समता दिवस मतलब हुआ कि समानता। देखिए इन्होंने जाति पाति को कम करने के लिए अपना जान की बाजी लगा दिया। मतलब इनके साथ भी, खुद इनके साथ भी, भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव होता था। इनके टीचर्स भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं। जो टीचर्स कहते हैं कि इक्वल टू गॉड, टीचर्स इक्वल टू गॉड, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपने सुना ही होगा। ध्यान दीजिए, तो टीचर्स भी इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किए, भेदभाव किए। इनको जब पढ़ाया जाता था तो इनको गेट से बाहर कि तुम अछूत जाति के हो, तुम उच्च कास्ट के, उच्च जाति के लोगों के साथ, बच्चों के साथ तुम कैसे पढ़ लोगे? अरे तुम तो महार जाति को हो ना, तो बाहर जाके पढ़ो, बाहर जाके पढ़ो। तो उस जमाने में एक प्रश्न पूछा गया था भीमराव अम्बेडकर साहब से कि 5 + 7 कितना होता है। क्योंकि बच्चों को बच्चे के लिए आपको पता होगा, आप एक झटके बता देंगे 7 + 5 होगा 12, बट बच्चे के लिए ना 5 + 7 1 1 2 भी नहीं हो पाता। शुरू में 1 1 2 भी बोलेंगे, 10 8 6, मतलब चूंकि उनके लिए 1 और 2 भी हमारे लिए एक टफ क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। उसके लिए टफ होगा, बच्चे का उतना विकास नहीं हो पाता। कभी अगर देखेंगे जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते उसके पास बोलोगे 1 + 5 तो नहीं होता है, सोचते हैं 1 5, बोलेगा 20 6, मतलब बोल देगा 6 तो नहीं, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देगा। क्योंकि तो उस जमाने में तो क्या हुआ, तो सभी बच्चों से पूछते थे प्रश्न, समझे बात? तो ये हाथ उठाते थे भीमराव अम्बेडकर साहब, तो टीचर्स इनको अवॉइड, इग्नोर कर देते थे कि तुम तो छोटी जाति हो, तुमसे हम क्या पूछेंगे प्रश्न, ठीक है? तो इनसे नहीं पूछा जाता था सवाल। तो ये हाथ पीछे किए और कोई बच्चा बता नहीं पाता था, तो ये हाथ ऐसे इसको ध्यान नहीं दिया, हटा दिया। तो अंत में ये घर के अपने गार्जियन के पास जाते हैं। इनके पापा सूबेदार होते हैं, आर्मी। उस जमाने में इनके पापा आर्मी में सूबेदार होते। ध्यान दीजिए, इनके पापा जी, इनके पिताजी भीमराव अम्बेडकर के पिताजी राम जी, क्या नाम है? राम जी। ध्यान दीजिए, राम जी, ध्यान दीजिए। तो राम जी जो थे वो सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार, याद रखना। वो उनके पापा सूबेदार थे, ठीक है। राम जी के 14 बच्चे थे, ये 14वें बच्चे थे। ध्यान दे, राम जी के 14वें संतान थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। ध्यान दीजिए, कई सारे बच्चे मर गए, 6-7 बच्चे उनके मर गए। जो बच्चे वो आगे अंत में सबसे दुलार से हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान दीजिए, तो आर्मी थे, सूबेदार थे। ये पापा के बोले, पापा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा ने बोला, क्यों नहीं जाओगे स्कूल? बोला, मेरे साथ होता है भेदभाव। जब मुझे तो पहले बाहर बिठाया जाता है, हाथ ऐसे करते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो बोलते हैं हम पर टीचर ध्यान भी नहीं देता है, हमें गलत निगाह से, गलत दृष्टिकोण से, हीन दृष्टि से देखा जाता है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इनके पापा ने इनको बोला, बेटा यही सिस्टम तो तुम्हें चेंज करना है। दिस सिस्टम यू हैव टू चेंज, दिस सिस्टम यू हैव टू चेंज, यही सिस्टम तुम्हें चेंज करना है। दैट्स व्हाई यू शुड गो टू स्कूल, और इसीलिए तुम्हें स्कूल जाना चाहिए।
इनके पापा ने बोला एजुकेशन इज ए टूल। और मेरा भी यह मानना है जिंदगी में अगर कुछ करना है तो एजुकेशन को अपनाओ। एजुकेशन इज द, देखो एक फेमस कोटेशन याद आ रहा है हमें, किसी ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वीपन इन द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द बिगेस्ट वीपन इन द वर्ल्ड। एजुकेशन सबसे बड़ा एक हथियार है, वीपन का मतलब हथियार, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, जिससे तुम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। देखो ये कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी बहुत महान होती है। इनके पापा ने इनको समझाया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि तुम जो ये सिस्टम है, यू कैन चेंज दिस सिस्टम इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू हैव एजुकेशन। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, एजुकेशन है, शिक्षा है, तुम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हो। और इन्होंने चेंज कर दिया। ही हैज चेंज द सिस्टम। और यही कारण है कि आज छोटी जाति के लोग भी बड़ी जाति के साथ मतलब सब चीज में कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छा मुकाम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, खुशी की बात है कि हमारे आज जो भी लोग हैं सभी लोग आपस में मिलजुल के मतलब अपने आप को जो जितना पावर के साथ होता है वो अपना कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 20 मिनट का वीडियो हुआ है, तो हम लोग अभी पार्ट 4 में मिलेंगे। ये थर्ड पार्ट हो गया, पार्ट 4 में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, तब ओके कर लीजिए पूरा सिस्टम को, पार्ट 4 में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए।